आज पहला चैप्टर है श्रम विधान का सिद्धांत। इसमें छोटा छोटा सब पढ़ा दिए थे जो भी। अब इसमें श्रम विधान का सिद्धांत मेन क्वेश्चन यही है। क्या इसमें क्वेश्चन था? नहीं पढ़े हैं? हाँ, क्या श्रम विधान का? ठीक तो है। अब इसी में ये प्रश्न है कि श्रम विधान, प्रश्न क्या है? श्रम विधान के सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। पिछले क्लास में कारक पढ़ाया था। भारतीय श्रम विधान पर कारकों के पड़ने वाले प्रभाव, कौन कौन से कारक का प्रभाव पड़ा है उस पर। लेकिन अभी पढ़ेंगे श्रम विधान के सिद्धांत। देखिए, दो बार सिद्धांत लिखती हैं कि सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ये क्वेश्चन है। देखेंगे इसमें क्या है। तुम देखना वहां से, हम इस पैकेट में रखे हैं। देखेंगे श्रम विधान के सिद्धांत। श्रम विधान का सिद्धांत श्रमिकों की हितों एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए दिए जाते हैं, जिससे कि उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में बदलाव हो। और इसमें कई सिद्धांत दिए गए हैं अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा और समाजशास्त्रियों द्वारा। लेकिन इसमें आर के दास का कार्य, आर के दास का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1937 में यह सिद्धांत दिया अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन या श्रम विधान के सिद्धांत में। श्रम विधान के सिद्धांत में इन्होंने 4 सिद्धांत बताया। 4 सिद्धांत बताया। पहला सिद्धांत देखेंगे, श्रम कल्याण का सिद्धांत या कल्याण का सिद्धांत। सामाजिक न्याय का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत। तीसरा, राष्ट्रीय अर्थनीति का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत इन्होंने दिया। लेकिन यह सिद्धांत 1937 में दिया गया था। बाद में कई प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक परिवर्तन हुए। परिणाम स्वरूप श्रम विधान के सिद्धांत स्वरूप, उद्देश्य में भी परिवर्तन हुए। और वर्तमान में श्रम विधान के 8 सिद्धांत बताए गए हैं। आधुनिकतम श्रम विधान के 8 सिद्धांत दिए गए हैं। 8 सिद्धांत। कौन कौन सिद्धांत है? पहला देखेंगे, संरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तीसरा,
सामाजिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, निवारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, 5 कल्याण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर, विनियमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन, 7 आर्थिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। ये 8 सिद्धांत बताए गए हैं। इसी 8 सिद्धांत के अंतर्गत जितने भी देश है सभी देशों में श्रम कानून बनाने का कार्य किया गया है। भारत सरकार द्वारा भी इसी आधार पर श्रम कानून पारित किए गए हैं। देखेंगे इसकी व्याख्या आलोचनात्मक। देखेंगे पहला, सर नहीं आए हैं क्या? सर नहीं आए हैं, अल्लाह करे। संरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिव। ध्यान से एकदम सुनेंगे, याद हो जाएगा अभी। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य श्रमिकों को संरक्षण देना है। क्या करना है? संरक्षण देना है। ऐसे श्रमिकों को संरक्षण देना है जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन वे स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, रक्षा नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल, मजदूरी, कार्य के घंटे, छुट्टियां स्वयं श्रमिक निर्धारित नहीं कर सकते। इसका निर्धारण कौन करेगा? नियोजक करेगा, कारखाना मालिक। तो कारखाना मालिक क्या करेगा? अधिक काम ले कहेगा कि ले ले और कम मजदूरी दे, छुट्टियां नहीं दे, तो श्रमिकों का शोषण होगा। तो इस शोषण से बचाने के लिए क्या करती है सरकार? कानून बना देती है कि नहीं, इतने ही घंटे काम लेना है, इतनी मजदूरी देना है, इतनी समय मजदूरी का भुगतान कर देना है और छुट्टी समय से देना है। तो प्रोटेक्शन मिला इनको, क्योंकि स्वयं ये रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो सरकार सामने आ गई और ये प्रोटेक्शन देने लगी। तो उसे प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन कहते हैं, लेबर लेजिस्लेशन भी कहते हैं या प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिव कहा जाता है। जैसे भारत में उदाहरण हम भारत को ले सकते हैं। भारत में प्रोटेक्टिव संबंधी कई श्रम विधान पारित किए गए हैं। जैसे कारखाना अधिनियम 1948,
मजदूरी भुगतान, इसको ऊपर लिख देते हैं, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, कारखाना अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, देखेंगे बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013, ये प्रोटेक्शन देता है। अब देखेंगे कि आलोचना भी करना है, आलोचना भी देखिए, आलोचनात्मक। तो इस सिद्धांत के आधार पर जितने भी श्रम कानून बनाए गए हैं उसके तहत श्रमिकों की कार्य की दशाओं में सुधार हुई है, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास हुआ है। लेकिन आज भी बहुत से कारखाने में श्रमिकों को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है, समय से मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाता है, कार्य के अधिक घंटे लिए जाते हैं, छुट्टियों का सही से प्रबंधन नहीं है, अतः इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत देखेंगे। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य श्रमिकों को आय सुरक्षा देना है। क्या देना है? आय सुरक्षा, इसका उद्देश्य हो गया आय सुरक्षा देना। देखेंगे, आय सुरक्षा, मनुष्य के जीवन में कई आकस्मिकताएं आती है। मनुष्य के जीवन में कई आकस्मिकताएं आती हैं। कौन कौन आकस्मिकताएं आएगी? जैसे देखेंगे, बीमारी, दुर्घटना के कारण विकलांगता, महिलाओं को मैटरनिटी, प्रसूति, देखेंगे बेरोजगारी, वृद्धावस्था, मृत्यु इत्यादि। मनुष्य के जीवन में कई आकस्मिकताएं आती है, जैसे बीमारी, विकलांगता, प्रसूति, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, मृत्यु इत्यादि। ऐसी स्थिति में मजदूरी अर्जक, जो कमाने वाला व्यक्ति होता है, उसकी आमदनी कम या समाप्त हो जाती है तथा स्वयं एवं उसके परिवार के सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए किसी राज्य द्वारा या एनजीओ द्वारा या सरकार द्वारा योजना बनाकर आय सुरक्षा की जाती है, तो उसे सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है। उसे समाज, क्योंकि बीमार जब कोई कर्मचारी पड़ जाएगा तो क्या वह काम पर जाएगा? नहीं जाएगा। तो नियोजक क्या करेगा? नो वर्क नो पे, काम नहीं तो वेतन नहीं, कर सकता है ना। तो उसके लिए प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, सोशल सिक्योरिटी की। तो इसके लिए कानून बनाए गए हैं। क्या कानून है? कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत,
देखिए पीएमसीएच, डीएमसीएच, एनएमसीएच सब क्या प्रोटेक्शन दिया गया थी, सोशल सिक्योरिटी है ना, यहां जाकर के इलाज करा सकते हैं। तो विकलांगता, दुर्घटना कांड विकलांग हो जाएगा, वो भी काम नहीं करेगा। महिलाएं जो है मैटरनिटी में रहेगी, वो भी काम नहीं करेगी, नौकरी नहीं, सुरक्षा नहीं रहेगा। नियोजक क्या कहेगा, काम नहीं तो वेतन नहीं, नौकरी से निकाल दो इसको। निकाल भी देता था पहले जब कानून नहीं था तो उसे प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी। तो प्रोटेक्शन में क्या मिलेगा, तो उसे 26 सप्ताह की छुट्टी दी जाती है महिलाओं को, मजदूरी सहित, नौकरी भी पक्की। तो वे देखेंगे ये बेरोजगारी, नौकरी कब छूट जाएगा, कोई जानता है? कोई नहीं जानता। प्राइवेट के लिए है, प्राइवेट के लिए सारा है, पर जितने मैं पढ़ा रहा हूं प्राइवेट के लिए पढ़ा रहा हूं, ये जान लीजिए। जो चाहे वह सरकारी हो, देखिए कंपनी, फैक्ट्रियां, कारखानों के लिए, जो कारखाने जो है चाहे सरकार के हो या निजी क्षेत्र का हो, किसी का हो, सबके लिए ये बिहार सरकार, राज्य सरकार के जो है, या कोई भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार के जो है कर्मचारी, उन पर लागू नहीं होते। ये जो भी लागू होंगे वह फैक्ट्री में काम करने वाले, चाहे राज्य सरकार की फैक्ट्री हो या केंद्र सरकार की फैक्ट्री हो, निजी क्षेत्र को हो, या आप देखेंगे मिश्रित हो, कोई भी हो, या सार्वजनिक क्षेत्र का हो जिसमें शेयर हो, उस पर यह लागू होता है। जैसे रेलवे है, रेलवे में लागू होता है। गवर्नमेंट वाले, हाँ मिलता है। तो ये सारे चीजें देखेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए दो वर्ष के लिए जो है बच्चे की देख रेख के लिए भी छुट्टी सरकार देती है, जीवन काल में 2 बच्चे तक। तो आप जब तक बच्चा 18 साल का हो जाता है उसके बीच में आप छुट्टी ले सकती हैं बच्चों के देखने के। तो 2 साल सिर्फ सरकार की ओर, सरकारी नौकरी में, प्राइवेट में नहीं, या फैक्ट्री में नहीं। फैक्ट्री में मात्र 26 सप्ताह, क्योंकि वहां प्रोडक्शन, यहां 2 साल तक। तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग जो है व्यवस्थाएं हैं। अब देखेंगे कि सोशल सिक्योरिटी देने के लिए इस सिद्धांत के आधार पर जो है कई कानून पारित किए गए। क्या पारित भारत में देखेंगे एग्जाम्पल, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961, उपादान समुदाय अधिनियम 1972, असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा, असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के पारित किए गए। इस सिद्धांत के आधार पर जितने भी श्रम कानून बनाए गए हैं उसके तहत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन आज भी भारत में मात्र 15% ही लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हैं, बाकी को सामाजिक सुरक्षा नहीं। कंप्लेन करेगा तो दंड मिलेगा, बिना कंप्लेन किए कैसे मिलेगा? आप मान लीजिए पीड़ित हैं, तो आप मान लीजिए आपको कोई पीट दिया, आपका चेन छीन लिया, तो देखते हैं होता है ना जी, तो आप जाएंगे कंप्लेन लिखाएंगे तब ना थाना एक्शन लेगी है। तो लोग तो थाना जाने से डरते हैं, एक्शन लेता नहीं, पहले 10 दिन पूछताछ करने लगेगा कि आप कहाँ। एक बार मोबाइल वो भुला गया, हम लोग पढ़ते थे, एक लड़का का छीन लिया था, तो गया था FIR कराने के लिए। तो वो जो है इतना जो है लड़का, उसको बंद कीजिए।
सुरक्षा का सिद्धांत समझ गए। लड़के लोग पूछते हैं संरक्षा और सामाजिक सुरक्षा में क्या अंतर है? नहीं, चलिए उसको भी अब ट्रांसफर करवाना है पटना कि जो है यही जो है देगी ये थी टेस्ट वगैरह। अब भागलपुर में है, नाथनगर में है। 2 बार इंटरव्यू दी है ना बीपीएससी का, तो उसका हुआ नहीं तो फिर देगी, क्योंकि दरोगा का नौकरी रॉप टॉप न होता है, तो ड्यूटी तो हम हैं तो ड्यूटी वोटी नहीं लगाता है, फोन कर देते हैं वहां के डीएसपी वो रखे तो ड्यूटी वोटी नहीं लगाता है। अब देखेंगे कि इसमें जो है हम माना करते हो गए कि मत करो नौकरी, मन में नहीं करो। आजकल महिला जैसा सशक्तिकरण जो हो गया है ना, अब हम कहते हैं नौकरी छोड़ दो, वो कहती है नहीं छोड़ेंगे। अब हम क्या करें? अब नहीं छोड़ रही, तुम नहीं छोड़े तो हम क्या करें? हैं? हम बोले कि छोड़ दो, आओ पटना रहो, यहां तैयारी करो, बीपीएससी में हो जाएगा तो करो। अब छोड़ में जो नौकरी पकड़ लेती है, महीना मिलने लगता है जब पैसा, जब तो उसको लगता है कि अब इतना पैसा वो देंगे हमको, क्या कहा जाए। चलो भाई करो। देखेंगे तीसरा, देखेंगे सामाजिक न्याय। अब इसमें अंतर समझ लिए ना, को नहीं भूलेंगे। लड़के लोग बार बार पूछता है न्याय का सिद्धांत, सामाजिक न्याय का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य है समाज में समानता स्थापित करना, समानता स्थापित करना या भेदभाव को रोकना, समाज में आप देखेंगे कई प्रकार की जैसे दबंग व्यक्तियों द्वारा कमजोर व्यक्तियों का शोषण करना, व्यक्तियों का शोषण करना, सोशल जस्टिस है जी। लैंगिक भेदभाव अपनाना, लैंगिक भेदभाव अपनाना, देखेंगे बंधुआ मजदूर रखना, ये सोशल जस्टिस है कि महिलाओं के साथ भेदभाव कीजिए? नहीं, कैसे हम सशक्तिकरण का बात किए? सशक्तिकरण होना चाहिए भाई, उसका अपना मन है करने का, करे, कोई क्यों रोक रहेगा? तो सशक्तिकरण जो है ये देखेंगे लैंगिक भेदभाव, जैसे महिलाओं के साथ इस मार्कर को बनाने के लिए पुरुष को 100 रुपया मजदूरी दी जाती है, महिलाओं को 80 रुपया, तो क्या सोशल जस्टिस हुआ? नहीं हुआ। तो इसी सोशल जस्टिस दिलाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, और इस सिद्धांत के आधार पर कई श्रम कानून बनाए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल भारत में बंधुआ मजदूर पद्धति निवारण अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किए गए। इस सिद्धांत के आधार पर जितने भी श्रम कानून बनाए गए हैं उसके तहत बंधुआ मजदूर में तो कमी आई है, लेकिन आज भी कर्नाटक में देखने को मिलता है। साथ ही समान पारिश्रमिक अधिनियम 76 के तहत महिलाओं में लैंगिक भेदभाव 75% कम आ गई, 75% तक कमी आई है भेदभाव में, लेकिन आज भी 25% महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव अपनाया जाता है, जो अनुचित है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता। देखेंगे चौथा, निवारण का सिद्धांत। निवारण का सिद्धांत
प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य समाज में फैली हुई कुरीतियों, उद्देश्य कुरीतियों, समाज में फैली हुई कुरीतियों को रोकना है। जैसे समाज में क्या फैली हुई कुरीतियां? भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये क्या है? सामाजिक कुरीतियां है। इन कुरीतियों पर रोक लगाना है सिद्धांत का उद्देश्य। एग्जाम्पल, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए भिक्षावृत्ति, निवारण अधिनियम 1952। दूसरा, वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 हो गया। इस सिद्धांत के आधार पर देखेंगे जितने भी श्रम कानून बनाए गए हैं उसके तहत निवारण करने का प्रयास किया गया, लेकिन सबसे फ्लॉप है कानून। आज भी भिक्षा भिखारी देखेंगे, रोड पर भीख मांगते हुए देखे जाते हैं और संख्या बढ़ गई है। अनैतिक व्यापार, वेश्यावृत्ति भी काफी जोर तोर से बढ़ी है। दहेज प्रतिशत, जितने लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं उतने देखिए दहेज की मांग बढ़ रही है। एक डिप्टी कलेक्टर बन जाता है लड़का, जितना 50 लाख 1 करोड़ जितना दे दे। एक डीएसपी बन जाता है, जितना दे दे। एक आईएएस बनता है, देखिए कितना मुंह मांगा दहेज मिलता है। तो ऐसे देखेंगे कि ये जो है बाल विवाह में कमी आई है, लेकिन अभी भी ग्रामीण परिवेश में बाल विवाह हो रहे हैं। तो ये हो गया था, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। फोटो खींचेंगे तो आप लोग खींच लीजिए, बंद कीजिए। ऐसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना लाइव, तो उसमें पढ़ाते हैं जो लिखते हैं आईपैड पर, उसको भी आप लोग को भेज देंगे। ये सब चैप्टर का पढ़ाए हुए हैं, भेज देंगे उसको। लिखवाएंगे लिखवाएंगे लिखवाएंगे। एक एक करके आप लोग को 3 महीना में सब तैयार हो जाएगा, टोटल याद हो जाएगा। एक एक आकर हर सैटरडे को एक ही क्वेश्चन लिखिए, एगो याद करके एगो लिख दीजिए। हर सैटरडे एक ही क्वेश्चन अभी लिखिएगा लोग, ज्यादा नहीं। मान लिया 4 संडे होगा, सैटरडे 4 हो जाएगा याद। 4 याद हुआ ना?